इस बात में जब पूरी दुनिया उलझी हुई है कि ईरान के राष्ट्रपति के साथ क्या हुआ, बड़ी खबर यह कि इब्राहिम रईसी को आज अंतिम विदाई दी जाने वाली है। ईरान के तबरीज में रईसी को अंतिम विदाई दी जाएगी। शुक्रवार को सुपुर्द खाक होंगे इब्राहिम रईसी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुकबर अंतरिम राष्ट्रपति बन गए हैं। मोहम्मद मुकबर 50 दिन तक ईरान के राष्ट्रपति बने रहेंगे। बड़ी खबर। तो बड़ी खबर इस वक्त की, इब्राहिम रईसी को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। ईरान के तबरीज में रईसी को अंतिम विदाई दी जाएगी। शुक्रवार को सुपुर्द खाक होंगे इब्राहिम रईसी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुकबर को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। मोहम्मद मुकबर 50 दिन तक ईरान के राष्ट्रपति बने रहेंगे। इस बीच नए राष्ट्रपति के लिए सलाह मशवरा होगा। ईरान के धार्मिक गुरु सुप्रीम नेता खमेनेई की मंजूरी के बाद चीजें होंगी। ग्रुप कैप्टन वीएन झा डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी सिवाज जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले अश्विनी सिवाज जी, मैं आपका रुख करता हूं यहाँ पर। ईरान में जो भी अभी घटनाक्रम है, उनके राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया, उसके बाद अब नए राष्ट्रपति बनाने की प्रक्रिया होगी। लेकिन इससे भी बड़ा उलझाव इस बात का है कि आखिर इब्राहिम रईसी के साथ हुआ क्या और उसको लेकर जांच के हालात हैं। फिलहाल आपसे कल जो क्रैश हुआ है उसके बाद जो हालात हुए हैं उस पर कुछ लोग उंगली इजराइल की तरफ उठा रहे हैं, कुछ लोग इसमें अमेरिका का हाथ बता रहे हैं, लेकिन पूरा इलाका एक तनाव में जरूर जी रहा है इस वक्त। सिवाज साहब। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। देखो, जिस प्रकार से हादसा हुआ है, चार वजह हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं। कि पहली वजह तो यही है कि मौसम खराब होने से विजिबिलिटी कम थी। दूसरा है कि कहीं ना कहीं टेक्निकल या मैकेनिकल फेलियर, क्योंकि ये जो बेल हेलीकॉप्टर थे बेल ये 212। बहुत पुराने थे। हाँ, ये बहुत पुराने थे और इनके स्पेयर पार्ट यहाँ थे, अमेरिकन हैं ये। 79 से पहले ईरान में आए थे, जबकि यहाँ पर रेवोल्यूशन हुआ था उससे पहले। तीसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं पायलट एरर भी हो सकती है। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी तरफ उंगलियां उठाई जा रही हैं कि ये कहीं ना कहीं सबोटाज है। और ऐसा लगता है कि ये सबोटाज वाली थ्योरी है वो ज्यादा अब पनपने लगी है। उसकी वजह है क्योंकि एक जहाज नहीं था, 3 हेलीकॉप्टर थे। 2 हेलीकॉप्टर वापस अपने डेस्टिनेशन पर आराम से पहुंच जाते हैं, और प्रेसिडेंट का जो हेलीकॉप्टर है वो एक प्रकार एक्सीडेंट में आ जाता है, जबकि वो जो दोनों हेलीकॉप्टर थे वो प्रेसिडेंट की ही प्रोटेक्शन के लिए थे। तो वहां क्वेश्चन मार्क उठता है कि कहीं ये सबोटाज तो नहीं है। अगर ये सबोटाज तो उंगली उठेगी इसराइल की मोसाद की तरफ और कहीं ना कहीं अमेरिका ऊपर। क्योंकि जो अजरबैजान का इलाका है, क्योंकि अजरबैजान और इसराइल के रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में इसराइल ने अजरबैजान का साथ दिया था, जिससे उसकी विजय हुई थी। तो हो सकता है कि ये जो इलाका है मोसाद की पकड़ है यहाँ पर, और ऐसा लगता है कि सबोटाज भी चांसेस हैं। एक और थ्योरी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं इंटरनल डिसेंट भी बहुत ज्यादा था ईरान इब्राहिम रईसी के अगेंस्ट, क्योंकि उनकी इकोनॉमी काफी खराब कर रही थी। और जो एक बार हिजाब प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी काफी ह्यूमन राइट वायलेशन हुई थी। ईरान जो है उनकी करेंसी वो भी डॉलर के मुकाबले काफी गिर गई। और पहले भी आपको पता है रिलीजियस मूवमेंट जो हुई थी जहां पर ये जुडिशरी में थे, तो उन्होंने काफी पॉलिटिकल एग्जीक्यूशन कराई थी। तो वो भी एक थ्योरी है कि कहीं ना कहीं ये इंटरनल डिसेंट के कारण कहीं ये अंदर से ही तो कुछ सबोटाज नहीं हुआ। बट ओवरऑल ये कुछ भी कहना मुश्किल है जब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन ना हो प्रॉपर, जिसको ईरान अब करने वाला है। ऐसा लगता है अगर ये सबोटाज है और इसमें मोसाद का और अमेरिका का हाथ मिलता है, तो फिर ये सिचुएशन जो है काफी नाजुक हो जाएगी। जो मिडिल ईस्ट के अंदर अभी भी दो पलड़े बट गए हैं। कुछ जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो इजराइल की तरफ खड़ा है और कुछ ईरान की तरफ है, जैसे सीरिया है, इराक है, यमन है जी और जॉर्डन है। तो जी। ये एक खतरे की घंटी है कि कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई चल रही है इजराइल हमास, ये आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, ये वर्ल्ड वार का रूप ना ले लें। क्योंकि चीन और रूस भी ईरान के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में बहुत गंभीर जी सिचुएशन होती जा रही है। इंटरनली मैं एक चीज बोलूंगा, इंटरनली कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा,
क्योंकि अयातुल्ला अल खमानी वो सुप्रीम लीडर हैं, उनके कहने ही से ये सब चलता है। प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर नहीं होती, प्रेसिडेंट इंटरफेस होते हैं लोगों के बीच में और सुप्रीम लीडर में। ठीक है, मैं तो वी एन झा साहब का रुख करूंगा। वी एन झा साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन वी एन झा, 3 हेलीकॉप्टरों का काफिला जो प्रेसिडेंट के साथ चल रहा था, ये 2 हेलीकॉप्टर वापस लौट के आ गए, जैसा कि अभी सिवात साहब ने कहा। जाहिर सी बात है, इन्होंने ये 2 हेलीकॉप्टर अगर प्रेसिडेंट के साथ चल रहे थे तो क्या केवल ये देखने के लिए थे कि उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाए और आगे जाके इन्फॉर्म करने के लिए थे? क्योंकि इनमें भी वो लोग होते हैं जो ऐसी किसी इमरजेंसी में मदद के लिए तैयार रहते हैं। तो पहली बात तो ये, और दूसरा ये कि क्या किसी प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर या उनके काफिले को किसी भी उड़ान से पहले क्या इतना चेक नहीं किया जाता कि वो किस कंडीशन में है? क्या उससे पहले ये नहीं देखा जाता कि हेलीकॉप्टर ऐसे मौसम में उड़ान भर रहा है जो मौसम अभी हेलीकॉप्टर की सॉर्टी के लिए, फ्लाइट के लिए ठीक नहीं है? राजीव जी, देखिए, जिस तरह से हादसा हुआ है इसमें पॉसिबिलिटी तो सारे हैं। देखिए, मुझे अगर अभी एक छींक हो जाए तो क्या आप ये समझेंगे कि जो जो वुहान लैब है चाइना का, वहीं से कोई नया वायरस आया है? नहीं। सबसे पहले सोचेंगे कि किसी चीज की जो जो स्मेल लगी है उससे छींक हुई, इरिटेशन हुई है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कॉमनेस बीइंग द फर्स्ट, वो चीज सोचिए। जहां तक हेलीकॉप्टर का फ्लाइंग है, मैंने कई हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन किए हैं, तो मुझे पता है कि किस चीज को पहले हम लोग देखते हैं। देखिए, आज के दिन में वास्तविकता ये है कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट में लगभग 2/3 या 3/4 एक्सीडेंट जो होते हैं वो ह्यूमन एरर के चलते होते हैं। तो ह्यूमन एरर जो है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होता है। लेकिन जब भी कोई फेटल एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट होता है उसमें एक टेक्निकल टर्म है जिसको बोलते हैं मोजाइक पिक्चर। मतलब सिर्फ एक कारण नहीं होते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो एक मोजाइक पिक्चर को हम लोग साथ में लेके चलते हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। तो क्या हुआ था वो तो इन्वेस्टिगेशन बताएगा, लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट के जब हेलीकॉप्टर चली थी वो डैम का, जो जहाँ पे अजरबैजान के जो नेता थे उनके साथ में इनॉग्रेशन हुआ था, उसके बाद हेलीकॉप्टर जब वापस आ रही थी। मैं आपको रोकता हूं, जरा आपके पास ही लौटूंगा, इस बड़ी खबर को बता दूं फिर आपके पास लौटूंगा। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री जरीफ का आरोप सामने आ गया है। हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे अमेरिका का हाथ है। जरीफ ने कहा यूएस ने करवाई है रईसी की हत्या। जावेद जरीफ का बयान, यूएस के प्रतिबंधों की वजह से यह क्रैश हुआ, प्रतिबंधों की वजह से कल पुर्जे नहीं मिले इस हेलीकॉप्टर के लिए, लिहाजा इस हेलीकॉप्टर को इसी दायरे में, इसी सीमाओं के बीच में रहकर मेंटेन करना पड़ा, और क्योंकि ज़रूरी फ्लाइट थी उस पर ले जाना पड़ा, और उसके चलते रईसी की मौत हुई है। ये अमेरिका के ऊपर दोष मढ़ा है। वी एन झा साहब, क्योंकि या तो मैं आता हूं आपके पास, क्योंकि ईरान को अमेरिका पर शक क्यों है ये भी बातें यहां पर साफ कर दे। ईरानी नीतियों से अरब में अमेरिका की स्थिति कमजोर होती दिखाई पड़ रही थी। सीरिया, इराक में ईरानी मिलिटेंट के यूएस बेस पर हमले, लाल सागर में यूएस इजराइल के जहाज पर हूती के टारगेट, सऊदी अरब ईरान के रिश्तों में सुधार से अमेरिका को चुनौती मिलती दिख रही थी। लिहाजा अमेरिका इस तरीके से ईरान के सामने आ खड़ा हुआ, प्रतिबंधों के दायरे में ईरान को कैद करके रख दिया, और ईरान अगर इस हेलीकॉप्टर के कलपुर्जों में सुधार करके उसको बेहतर रख पाता तो शायद आज राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी जीवित होते। वी एन झा साहब, इन बड़ी खबरों को देखते हुए कि अब यूएस पर आरोप लगाया गया है, यूएस को जिम्मेदार बताया गया है, आप अपना जवाब पूरा करें। देखिए, मैं इसे नहीं मानता। सवाल उठता है क्या हेलीकॉप्टर एयरवर्दी था, फ्लाइंग के लिए फिट था? तो ऑब्वियसली फिट था, तभी तो हेलीकॉप्टर वहां से प्रेसिडेंट को लेकर चला गया था, और इस एंटोरेज में 3 हेलीकॉप्टर साथ साथ गए थे। तो अगर मान लीजिए किसी हेलीकॉप्टर के ऊपर में शक होता कि इसकी मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो पा रही, या कोई कलपुर्जे इसके जो हैं वो ढीले हैं, या वो रब आउट हो गए हैं या खराब हो गए हैं, तो वो हेलीकॉप्टर नहीं जाता। प्रेसिडेंट को लेके कोई ऐसा अनफिट हेलीकॉप्टर कभी भी नहीं जाता है। दूसरी,
अगर थोड़ा सा भी शक होता है तो वो हेलीकॉप्टर चेंज होता है। मैं मानता हूँ बेल हेलीकॉप्टर जी ये बहुत पुरानी हेलीकॉप्टर है, 212 इसको कहा जाता है हम लोग को जनरल टर्म में। एक ही इंजन इसमें है, तो इसीलिए अगर इंजन अगर खराब हो जाए तो मुश्किल होती है, लेकिन ईरान के पास वही हेलीकॉप्टर है। तो ये चीज आप याद रखिए, जो मैं आपको पहले कह रहा था कि फर्स्ट कम फर्स्ट, जो पहली जो चीज होती है आप उसकी सोचिए। हेलीकॉप्टर, तीनों हेलीकॉप्टर चले थे, उसमें से एक हेलीकॉप्टर जो है वो वेदर में फंस गया, लगता है वेदर में फंस गया, क्योंकि जिस तरह से हमने वहां पे उस समय में दोपहर के आसपास में ये एक्सीडेंट हुआ है, उस समय में विजिबिलिटी जो थी वो थोड़ी सी लूज थी, बारिश हो रही थी, विजिबिलिटी कितना था इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर ये हमें पता नहीं, लेकिन विजिबिलिटी पायलट के एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड से हुआ होगा तभी वो लोग चले हैं। लेकिन याद कीजिए विपिन रावत जी के हेलीकॉप्टर हादसा जो कि ऊटी जाते समय में हुआ था, लोगों ने कहा था कि अभी जो विजिबिलिटी है एन रूट खराब है, फिर भी वो हेलीकॉप्टर गई। तो ऐसी चीजें होती हैं जब आप वीआईपी हेलीकॉप्टर लेके चलते हैं, जब वीआईपी ऑन बोर्ड होते हैं, तो आप कम से कम उस जो टूर होती है उसको चेंज होने के लिए देना चाहते हैं। आपका पहला एम होता है कि हम इस टारगेट को मीट करें। अगर कहीं पे मार्जिनल विजिबिलिटी भी होती है तो आप समझते हैं कि शायद हम इसको झेल पाएंगे। तो पहली जो सवाल उठती है कि विजिबिलिटी खराब थी, बारिश हो रही थी, हो सकता है कि जैसा लगता है हमें देखने में लगता है कि विजिबिलिटी के चलते आगे का जो टेरेन था पायलट को नहीं देखा है, क्योंकि जिस तरह से हेलीकॉप्टर जाके टकराई है एक अपस्लोप से जाके टकराई है। तो इसके जो पहला कारण है वो ये कि उनको विजिबिलिटी खराब थी, वो जाके टकरा गए। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो इंजन का पावर है वो पावर धीरे धीरे कम हुआ है और वो इंजन को पुल अप नहीं कर पाए हैं। और लास्ट जो शिवाजी जी ने भी एक अभी हिंट दिया था कि अगर कोई डेलिबरेटली अपने एयरक्राफ्ट को क्रैश करना चाहे, मैं पायलट की बात कर रहा हूं, क्योंकि रईसी काफी अनफेमिलियर थे बहुत सारे लोगों के बीच में, चाहे वो हिजाब वाली घटना हुई है चाहे और कोई घटना हुई हो, तो वो काफी अनफेमिलियर थे। क्या उसके जो पायलट थे वो क्या जानबूझ के एयरक्राफ्ट को क्रैश की है, हम नहीं जानते हैं। ये सारी चीजें जब इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें निकलेगी। लेकिन सरसरी तौर पे ये कि अमेरिका के ऊपर में मर देना कि उन्होंने वो जो पार्ट्स थे पुर्जे थे वहां से नहीं आए थे, तो भाई उस हेलीकॉप्टर को फ्लाई नहीं करो। अगर वो हेलीकॉप्टर एयर वर्दी नहीं है तो यू शुड नेवर फ्लाई इट। मतलब हम लोगों के लिए एक थंब रूल होता है कि हेलीकॉप्टर अगर मैकेनिकल कारण से अगर फ्लाई वर्दी नहीं है तो उसको फ्लाई नहीं करो। क्यों आत्मघात कोई करना चाहेगा क्या? तो पहली चीज ये है। दूसरी, आज के दिन में जो विश्व में चल रहा है, झूठ अफवाहों का बाजार बहुत ज्यादा गर्म है। यहाँ हमें भारत में ही सुनने को मिल रहा है कि अगर इसको वोट दे दोगे तो पिछले आगे में कभी चुनाव ही नहीं होगा। ऐसे ऐसे झूठ फैलाने वाले लोग हैं, सिर्फ भारत में नहीं बाकी भी हैं। तो इस तरह के झूठ जो हैं वो ईरान में भी चलती हैं कि यूएस ने ऐसा करवा दिया होगा। हमने तो ये भी सुना है कि जो मेट रिपोर्ट थी, मेटेरियोलॉजिकल रिपोर्ट थी, वही गलत दिया गया था। नहीं, ये जो आपने बात बोली ना, ये भी बहुत ज्यादा चल रही है, लिहाजा ये भी खबर हम रख देते हैं अपने दर्शकों के सामने। इब्राहिम रईसी की मौत पर यह भी चौंकाने वाला दावा किया जा रहा है कि सैटेलाइट वेदर रिपोर्ट में भी छेड़छाड़ की गई। सैटेलाइट वेदर रिपोर्ट से 19 मई का डेटा गायब कर दिया गया, जो अभी जिक्र कर रहे थे वीएन झा साहब। वेदर रिपोर्ट में 18 मई के बाद सीधे 20 मई की तारीख है। सैटेलाइट एक्सपर्ट का सोशल मीडिया पर बड़ा दावा। रईसी की उड़ान से पहले सैटेलाइट रिपोर्ट से छेड़छाड़ का दावा किया गया। सैटेलाइट वेदर रिपोर्ट से 19 मई का डेटा गायब है। अब वीएन झा साहब ने कई सारे इसमें कई सारे तर्क अपने रखे हैं, वो भी तर्क हम सामने रखेंगे। लेकिन ये एक अजीब सा दावा यहाँ पर किया जा रहा है कि सीधे एक दिन का वेदर रिपोर्ट का डाटा खत गायब कर दिया गया। चलिए अब रईसी की मौत पर सुलगते सवालों की भी बात कर लेते हैं। क्या रईसी की मौत से तीसरा विश्व युद्ध भड़क सकता है? ये भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है, इसको लेकर भी काफ़ी कुछ बातें सामने आ रही हैं। ईरान का अगला कदम अब क्या हो सकता है? ईरान के पूर्व मंत्री ज़रीफ ने कह दिया है कि ये अमेरिका के चलते हुआ है। क्या इजराइल पर अब ईरान हमला कर सकता है? क्योंकि इससे पहले सीरिया में इजराइल का हमला बताकर ईरान ड्रोन और मिसाइल का अटैक कर चुका है।
क्या अपने एटमी प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए चुप्पी साध लेगा ईरान? ये भी एक बड़ी बात है। क्या लोगों को चुप रखने के लिए ईरान हादसे वाली थ्योरी पर टिका रहेगा? क्या जो कई सारी थ्योरी उसमें हादसे की भी बात जो सामने है, क्या प्रॉक्सी के जरिए इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर अब हमले तेज हो जाएंगे? तो कई सारे सवाल हैं जो निकल कर सामने आ रहे हैं। क्या ईरान कुछ खामोश रहकर एक बहुत बड़ा हमला भी कर सकता है? ये भी यहाँ पर सवाल सामने आ रहा है। मैं AK सिवाज साहब का अब रुख करना चाहूँगा। AK सिवाज साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। AK सिवाज साहब, एक एंगल देखिए, ये जो अभी VN झा साहब ने जिक्र किया वो भी हमने सामने रखा कि एक सैटेलाइट वेदर रिपोर्ट का डेटा गायब है। अब ये कई एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं, हालांकि हम वहां तक जाकर देख के नहीं आए हैं, लेकिन ऐसे दावे किए जा रहे हैं। हालांकि एक ये दावा किया जा रहा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ऐसे कोवर्ट ऑपरेशंस को अंजाम देने में बहुत प्रोफेशनल है और बहुत माइन्यूटली डिटेल रिसर्च करके वो अंजाम देती है, जिससे कोई उसको पकड़ भी नहीं पाता। तो मोसाद पर शक बहुत ज्यादा जा रहा है। आप किस तरीके से देख रहे हैं फिर इन चीजों को? हाँ बिल्कुल, अगर सबोटाज हुआ है तो मोसाद पर तो सबसे पहले शक पड़ेगा। और दूसरा, जो दोनों बातें इंटरनल डिसेंट के कारण भी कुछ न कुछ हेलीकॉप्टर से छेड़खानी की जा सकती है या डाटा जानबूझ के नहीं दिया हुआ, ये भी है। मगर ये सच्चाई है कि अगर और अनजान होने के नाते, एक लेमैन होने के नाते अगर मैं आपके सामने रखूं, आप मुझे गलत सही ठहरा सकते हैं। अगर मैं यूं देखूं तो इधर से फ्लाइट नॉर्मली अजरबैजान गई थी, तो इसका मतलब बाकू या अजरबैजान जहां पर वो लैंड किए थे हेलीकॉप्टर, वहां कुछ ऐसा किया गया कि लौटती हुई फ्लाइट पे क्रैश हो गया। मतलब ये मेरा सोचना हो सकता है। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है राजीव, कहीं ना कहीं तो कमी रही है। जिस प्रकार से 2 हेलीकॉप्टर तो आराम से निकला है, और जो कि VVIP हेलीकॉप्टर, जिसके लिए वो दोनों हेलीकॉप्टर एक प्रकार रिजर्व हैं, वो इन कम्युनिकेशन होने चाहिए, वो एक के पीछे एक फ्लाई करना चाहिए। ये शक की घड़ी तो रहेगी, इसमें कोई शक नहीं। पर अगर ये सबोटाज है तो मोसाद के उस तरफ उंगली उठेगी, और कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ, इसलिए कि मोसाद के इजराइल के साथ रिलेशन अच्छे हैं। मगर ये कहना, क्योंकि जो पुराने उनके फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि अमेरिका ने स्पेयर पार्ट नहीं दिए, वो तो देगा नहीं, वो तो इकोनॉमिक सैंक्शन है। आप दूसरे हेलीकॉप्टर क्यों नहीं लिए? आपने रूस के साथ अच्छे रिलेशन है, आप शाही ड्रोन उनको दे रहे हैं। आज रूस के पास स्टेट ऑफ आर्ट आपके पास एक प्रकार हेलीकॉप्टर है। बट ऑल सेट एंड डन, सबसे ज्यादा लगता है मोसाद में अगर इसका हाथ है तो सिचुएशन काफी नाजुक हो जाएगी मिडिल ईस्ट में। ये क्या रूप लेगी? क्या आपको लगता है कि अगर मान लीजिए एक चांसेस हमारी इस चर्चा में आप लोगों का भी रुख इस तरफ जाता है कि मोसाद का इसमें हाथ हो सकता है, तो मोसाद ने कोई ट्रेस छोड़ा होगा? हाँ बिल्कुल, ये भी बात आपकी ठीक है कि मोसाद एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी है वर्ल्ड की, वो अपने ट्रेसेस नहीं छोड़ती। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ईरान क्या करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। अगर उनको लगता है ये सबोटाज की थ्योरी है, वो आज की तारीख में न्यूक्लियर हथियार को टेस्ट करने वाला है। वो उसका फोकस उस पर ज्यादा होगा, क्योंकि इब्राहिम रैसी के जाने के बाद कोई खास उनकी जो पॉलिसीज में फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों अयातुल्लाह अल खमानी सुप्रीम लीडर हैं, वही चलाते हैं। कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आया, क्योंकि रियासी उनके प्रॉक्सी थे और वो अयातुल्लाह अल खमानी की सीट लेते अगर वो रिजाइन या मरते। कहीं ये भी था कि कहीं ना कहीं आपस में थोड़ा सा ये मेट मुटाव था कि जो अभी जो कि इनके सुप्रीम लीडर है अयातुल्लाह अल खमानी, उनका लड़का उनकी पोजीशन ले सकता है, वो भी बात चल रही है। मगर ये सच्चाई है कि सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसका कोई भी पहलू इतनी जल्दी इन्वेस्टिगेट करके कुछ नहीं कर सकते। लड़ाई जो है ये फैल सकती है, मगर ईरान बेवकूफी से इजराइल पे हमला नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है वो करने से उसकी हालात। ठीक है सर, 2 बड़ी खबरों का भी रुख कर लेता हूं। रईसी की मौत को लेकर एक और बड़ी खबर यह कि क्रैश की जांच के लिए तकनीकी टीम का ऐलान हो गया है। सेना प्रमुख मोहम्मद बाघेरी ने एक तकनीकी टीम बनाई है। क्रैश मामले की हर पहलू से जांच की जाएगी, बाघेरी का बयान सामने आ गया है। उधर ईरान के उपराष्ट्रपति से पुतिन की बातचीत हुई है, यानी मोहम्मद मुकर्रब से बातचीत हुई है। हेलीकॉप्टर क्रैश के बारे में पुतिन ने भी जानकारी ली है। रईसी की मौत पर पुतिन ने संवेदना जताई है। रूस ईरान के सामरिक सहयोग पर भी इस दौरान चर्चा की गई है। VN झा साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं। VN झा साहब, अब मेरे पास समय थोड़ा कम है, मैं बहुत शॉर्ट संक्षेप में आपसे समझना चाहता हूं।
एक एंगल ये कहा जा रहा है कि मौसम खराब था इसलिए रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, तो क्या वो मौसम खराब बाकी 2 हेलीकॉप्टर के लिए नहीं था? देखिए, हेलीकॉप्टर में क्या होता है कि एक स्पेसिंग होती है, और दूसरी चीज, अगर वेदर रिपोर्ट भी अगर आपको आई हुई है तो हेलीकॉप्टर में हम लोग VFR, विजुअल फ्लाइंग रेवोल्यूशंस हैं, उससे हम लोग फ्लाई करते हैं। तो मतलब आप सामने में देख रहे हैं, आपके हाथ में स्टिक है, आपके हाथ में कलेक्टिव है, और उससे आप फ्लाई कर रहे हैं। आपका अपना जो अनुमान है, स्किल है, उससे आप फ्लाई करते हैं। और जहां आपको लगता है कि वेदर मार्जिनल होता जा रहा है तो यू टर्न लीजिए, क्योंकि इसमें कॉल देती है, यू टर्न लीजिए और आप सेफ जोन में आ जाइए। क्योंकि हमें उस तरह के रफ वेदर में जाने को, हेलीकॉप्टर को ले जाने की परमिशन नहीं होती है। ये सेफ्टी स्टैंडर्ड का वायलेशन होता है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट, पहला तो वो चीज हो गया। अब मोसाद या USA या कोई ब्ला थर्ड विश्व, उस पे मत जाइए। जो हमारा अनुमान है, जो हम जितने हम इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं, वो यही दिखाता है कि वेदर मार्जिनल था। ये पुराना हेलीकॉप्टर है जिसमें के जो पार्ट्स हैं उनको बहुत पुराने पार्ट्स हैं, नए पार्ट्स नहीं आ रहे हैं।